गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 वृत्त, जिसके आज हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली स्थान भरिए। फर्स्ट पार्ट है, मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिख रखे हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद आप आंसर देखोगे। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। तो पहले मैं पिक्चर बना लेती हूँ। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वृत्त जो है उसका क्या क्या पार्ट होता है, फिर कितने भाग होते हैं, कहाँ कहाँ पर वो स्थित होता है। तो ये तल है, ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। जो हमारे पास वृत्त होता है उसका ये बहिर्भाग होता है, यानी कि जो तल है जिस पे वो बना होता है वो उसका बहिर्भाग होता है। ये वृत्त है, ये वृत्त का अभ्यंतर भाग है। अभ्यंतर यानी कि अंदर का भाग, बहिर्भाग यानी कि बाहर का भाग। ये जिस तल पे बना होता है वो तल 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो अभ्यंतर, दूसरा वृत्त और तीसरा बहिर्भाग। तो आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ये वृत्त के कहाँ स्थित है? अभ्यंतर में। ये कौन सी साइड होती है, ये कौन सी जगह होती है? वृत्त का अभ्यंतर होता है। तो हमने आंसर में लिख दिया अभ्यंतर। अब उसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में बोला है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। पहले हम वृत्त ले लेते हैं और ये वृत्त का केंद्र है। अब हमें क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से दूरी, जो वृत्त के केंद्र से दूरी है उसकी जो त्रिज्या है उससे भी दूर है। तो यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट होगा, वो बिंदु होगा। तो वो वृत्त के कहाँ पर स्थित है? मैं पहले वो जगह बना लेती हूँ। ये वृत्त में जगह होती है जिस तल पे वो बना होता है। अब हमें बोला है कि जो ये बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, वृत्त के किस भाग में स्थित है। तो आप देखोगे जो वृत्त है ये कहाँ पर है? बहिर्भाग में, यानी कि वृत्त के बाहरी भाग में है। तो आंसर क्या आएगा? बहिर्भाग। कहाँ पर स्थित है? ये वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। पार्ट थर्ड, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। अब वृत्त बना लिया, वृत्त की जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जब आप देखोगे जीवा होती है जो वृत्त के 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी जीवा कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो केंद्र से होकर जाती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। और उस जीवा को जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? व्यास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? व्यास। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब करते हैं पार्ट फोर्थ, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है। अब इसमें क्या बोला हमारे पास? एक चाप डैश होता है, एक चाप बतानी हमने, वो क्या होता है? जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। व्यास हमारे पास ये होता है जो केंद्र से होकर जाता है। ये हमारे पास चाप के 2 पॉइंट्स हैं। तो ये चाप क्या होगा हमारे पास, ये हमें बताना है। अगर आपने देखा हो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जो चाप है वो आधे भाग में, यानी कि व्यास से जब वो चाप जा रही है, यानी कि व्यास के 2 सिरों से जब वो चाप मिली होती है तो वो क्या होता है हमारे पास? ये भाग क्या होता है? ये वाला भाग होता है अर्धवृत्त, ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त को क्या कर रहा है, जो ये व्यास है वो 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास? अर्धवृत्त। तो ये वाली जगह भी हमारे पास अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो जब एक चाप डैश होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों तो वो क्या होगा हमारे पास? अर्धवृत्त होगा। तो हमारे इसका आंसर आएगा अर्धवृत्त। अब करते हैं ना पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में क्या है? वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। ये वृत्त है। वृत्तखंड क्या होता है? एक तो चाप होती है, चाप और डैश का भाग होता है। ये हमारे पास चाप है जो कि वृत्त से मिलाएंगे हम, यानी कि वृत्त का भाग, वृत्त के क्षेत्र से। ये वृत्त पर हमने 2 पॉइंट बना दिया, जब हम उनको मिलाते हैं तो वो हमारे पास चाप आती है। और यहाँ पर मैंने बोला है वृत्त खंड क्या होता है? वृत्त खंड जो है वो एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड क्या होगा हमारे पास? चाप, और ये जब हम इसको मिला देंगे तो ये अंदर का भाग हमारे पास वृत्तखंड होता है। तो चाप और हमने ये क्या लिया है? जीवा। तो जब हम चाप और जीवा के बीच का भाग जो होता है, चाप और जीवा के बीच का भाग क्या होगा हमारे पास? वृत्तखंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चाप दे रखी थी तो डैश में क्या आएगा? जीवा आएगा। चाप और जीवा के बीच का भाग हमारे पास वृत्तखंड होता है। पार्ट 6 में है एक वृत्त
जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये तल है, ये वृत्त है। तो जो वृत्त है ये हमारा केंद्र है, ठीक है। वृत्त जो है वो जिस तल पर स्थित होता है वो उसे 3 भागों में बांटता है। ये हमारा बहिर्भाग, ये एक वृत्त और ये अभ्यंतर भाग, यानी कि 3 भाग क्या हैं, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। जो वृत्त है वो अपने तल को, जिस तल पर वो स्थित है उसे 3 भागों में बांटता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया 3। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें क्या देखना है, लिखिए सत्य या असत्य। अपने उत्तर के कारण दीजिए, यानी कि अगर स्टेटमेंट जो है, जो कथन है वो सत्य होगा तो भी कारण देना, अगर असत्य होगा तो भी कारण देना है। मैंने आंसर लिख रखे हैं लेकिन आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा, जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, पार्ट फर्स्ट में, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमने वृत्त ले लिया, अब बोला इसने केंद्र, हमने केंद्र बना लिया। एक सेकंड, ये केंद्र अच्छे से नहीं बना, ये हमने यहाँ पे केंद्र बना लिया। तो ये केंद्र होगा वृत्त का। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से, केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से, ये वृत्त का कोई भी बिंदु होगा, इससे जब हम मिलाएंगे तो ये रेखाखंड क्या होगा, हमारे पास त्रिज्या होगा। जी हाँ, ये कथन क्या है, सत्य है। जब हम वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, जो वो रेखाखंड आता है वो हमारे पास त्रिज्या आता है। तो हम क्या लिखेंगे, सत्य है। और फिर जो हमारे पास क्वेश्चन था वही लिख देंगे, सत्य है, क्योंकि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा, हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होता है। अब करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या हमारे पास, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि परिमित क्या होता है, परिमित मतलब निश्चित जीवाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर बना लिया, वृत्त बना लिया। एक वृत्त में समान लंबाई की, यानी कि एक जितनी लंबाई, जो मान लो हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो उसकी जितनी भी जीवाएं होंगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी, वो हमारे पास निश्चित होती है। ये हमें क्वेश्चन में बोलना है कि वो परिमित जीवाएं होती हैं, यानी कि निश्चित जीवाएं होती हैं। आपको बोला जाएगा कि समान लंबाई की 4 ही जीवाएं होती है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो हमें ये बताना है कि इस कथन क्या है, सत्य है या असत्य है। तो आप देखो, ये हमारी जीवा हो गई एक, ये भी इतनी लंबी है, एक मैंने यहाँ से खींच दी, ये एक यहाँ से खींच दी, ये खींच दी। यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, अनेकों जीवाएं बना सकते हैं जो कि समान लंबाई की होती हैं। तो ये कथन क्या होगा, हमारे पास असत्य होगा। हम बोलेंगे ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, यानी कि बहुत सारी जीवाएं हम खींच सकते हैं समान लंबाई की, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड। इसमें क्या है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीर्घ चाप क्या होता है। ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। ये हमने ये हमारे पास एक चाप आ गई और एक ये चाप आ गई। जो ये वाली चाप होती है, जो ये छोटी होती है, वो हमारे पास होती है लघु चाप, और जो ये बड़ी वाली होती है, आप देखोगे कि ये बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये हमारे पास दीर्घ चाप, और जो ये छोटे वाला है वो है लघु चाप, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। पहले एक वृत्त ले लेते हैं, 3 बराबर चापें लगा लेते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ये तीनों क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर हैं, 3 चापों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो क्या आपको इनमें से कोई भी चाप क्या है, दीर्घ चाप दिख रही है? ये तो आपको क्वेश्चन में ही बोला कि ये बराबर है, तो दीर्घ चाप तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि 3 बराबर चापों में से कोई भी भाग दीर्घ चाप नहीं होगा, क्योंकि तीनों चाप क्या है, बराबर हैं। तो दीर्घ तो कोई भी नहीं होगा, तीनों ही इक्वल हैं, तो बड़ा को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बड़ा भाग चाप का कोई भी नहीं होगा। अब करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास होता है, व्यास हो। अब हमने यहाँ पे वृत्त बना लिया। अब हमें क्या देखना है, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। ये वृत्त की जीवा है, पहले मैं जीवा को नहीं, देखो यहाँ पे हमने वृत्त बनाया, वृत्त। अब हमें क्या देखना है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई, जीवा क्या होती है, जब हम वृत्त के 2 बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं वो हमारी जीवा हो जाती है। अब हमें बोला है कि त्रिज्या से 2 गुनी,
ये हमारे पास केंद्र बिंदु है। यहाँ से हम वृत्त के किसी भी भाग को मिलाएंगे, किसी भी बिंदु से मिलाएंगे तो वो हमारे पास त्रिज्या आ जाती है। तो त्रिज्या का जब हम 2 गुना बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम इस त्रिज्या को खींच दें तो ये 2 गुनी हो गई। तो 2 गुनी त्रिज्या जब हमने बनाई तो हमारे पास जो ये जीवा आई वो क्या होगी, हमारे पास एक व्यास होगा। ये हमसे पूछा है। तो जो ये त्रिज्या हमारे पास आई, ये जीवा जो हमारे पास आई, ये क्या है, एक व्यास है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास जो त्रिज्या है, जो जीवा है, वो एक केंद्र बिंदु से होकर जाती है तो वो जो रेखाखंड आता है वो हमारे पास व्यास आता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास ही कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या है, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु है। त्रिज्याखंड आपको नाम से पता चल रहा है, त्रिज्या का खंड होता है, खंडन होता है। ये हमें बोल रहा है जीवा और संगत चाप जो हमें दिया वो करते हैं हम। ये हमारे पास चाप है, जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास जीवा आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास हिस्सा आया जो मैंने शेड किया है, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिज्याखंड है। आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक वृत्तखंड है, ना कि त्रिज्याखंड, क्योंकि इसमें त्रिज्या तो कहीं पे आई ही नहीं। तो आपके पास त्रिज्याखंड क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास वृत्त होता है, ये इसका केंद्र बिंदु, यहाँ से आपने चाप ली, ठीक है, ये आपके पास चाप आ गई। उसके बाद संगत चाप और जो हम 2 त्रिज्याओं को मिलाते हैं, ये त्रिज्याएं हमने आपस में मिला दी, इसके बीच का जो भाग आता है वो होता है हमारे पास त्रिज्याखंड। ये जो भाग आया वो है हमारे पास त्रिज्याखंड। ठीक है, यहाँ पे हमने किस किस को मिलाया, त्रिज्याओं को और चाप को। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या आता है, त्रिज्याखंड आता है। तो ये कथन क्या हमारे पास असत्य है। क्यों असत्य है वो आपने लिखना है, क्योंकि त्रिज्याखंड त्रिज्याओं एवं संगत चापों के बीच का क्षेत्र होता है, त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र। ठीक है, अब करते अपना पार्ट नंबर 6। इसमें क्या है, वृत्त एक समतल आकृति है। समतल आकृति का मतलब होता है जिसे हम इजिली पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखोगे हम वृत्त को क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यह कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि वृत्त एक समतल आकृति है। यहाँ पे हमारे पास हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1 वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।